एग्जाम से 1-2 दिन पहले पढ़ने वालों, welcome to my channel. In today's video we are going to discuss models of stress. By saying model we meant different kinds of stress. मतलब स्ट्रेस की कौन कौन सी मॉडल है, कौन कौन से तरह के स्ट्रेस होते हैं, और ये मॉडल को साइंटिस्ट ने डिफ़ाइन किया है अलग अलग तरीके से अपनी समझ के हिसाब से। तो इस वीडियो में वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू कवर each of the models that are explained and that are mentioned in this video, so stay tuned. तो सबसे पहले जो स्ट्रेस का मॉडल बताया है वो बताया था कैनन ने इनिशिएट किया फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। तो कैनन ने बताया जब भी हमारे लाइफ में कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है तो हमारे पास दो चॉइस होती है, या तो हम उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन को दूर करने के लिए उससे फाइट करें, या फिर उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से दूर होने के लिए, उसको दूर करने के लिए हम उस सिचुएशन से भाग जाए। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी किसी फ्रेंड की लड़ाई हुई, आप देख रहे हो कि उसकी लड़ाई हो रही है। अब आप क्या करोगे? आपके पास भी दो ऑप्शन होंगे, या तो आप अपने फ्रेंड को बचाने के लिए उस लड़ाई में घुस जाओ, मतलब मार पिटाई वाली नहीं, आर्ग्यूमेंट वाली ही, उस लड़ाई में घुस जाओ और अपने फ्रेंड की मदद करो। तो ये तो हो गया फाइट, ठीक है। और दूसरी सिचुएशन ये होगी कि आप अपने फ्रेंड को ऐसे ही छोड़ के भाग जाओ, दूसरी हो गई फ्लाइट। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उस सिचुएशन को कैसे परसीव करते हो और कैसे उससे डील करते हो। यही समझाया है फ्लाइट और फाइट ऑप्शन में कैनन ने। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि अगर आपके सामने कोई स्नेक आ जाए, कोई सांप आ जाए, तो इसकी रिस्पॉन्स में आप या तो उस सांप से लड़ोगे या फिर उससे भाग जाओगे। दोनों में से कुछ एक ही तो करोगे उस सिचुएशन से अपने आप को बचाने के लिए, राइट। कैनन ने बताया कि जब हम फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग जब हम कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन एक्सपीरियंस करते हैं तो हमारी बॉडी में ये सारे चेंजेस होते हैं। जैसे हमने कोई थ्रेटनिंग सिचुएशन में हम आ गए, तो सबसे पहले हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस नाम का एक पार्ट है जो आलमंड के साइज़ का होता है। यह हमारे चखने की एबिलिटी, टेस्ट करने की एबिलिटी और टेम्परेचर को बेयर करने की एबिलिटी, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करता है। तो जब हमारी थ्रेटनिंग सिचुएशन में होते हैं हम, तो ये एक्टिवेट हो जाता है, ये बहुत अलर्ट हो जाता है, और ये हमारे सिंपैथेटिक और इंडोक्रिन सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। ये दोनों सिस्टम हमारे एड्रेनल ग्लैंड हमारी किडनियों के अराउंड जो एरियाज़ होते हैं उन चीज़ों को एक्टिवेट करते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब ये हमारी बॉडी में जब ये सारे चेंजेस आने लग जाते हैं एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन को देखने के बाद, तो हमारी हार्ट बीट बढ़ने लग जाती है, हमारी ब्रीथिंग बढ़ने लग जाती है। कैनन ने ये जो फाइट और फ्लाइट मॉडल समझाया है, इसकी कुछ लिमिटेशन है। ज़रूरी नहीं कि हम इस मॉडल को हर सिचुएशन में अप्लाई कर सके। सबसे पहला ये है कि फाइट और फ्लाइट सिस्टम एक ऐसा मॉडल है जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी एग्जिस्ट करती है। मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल एक सिचुएशन को डिफरेंट वे में हैंडल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो या तो भागे या फिर उसको उससे लड़े, कोई एक और रास्ता भी अपनाया जा सकता है। फिर आता है सेकंड मॉडल को इनिशिएट किया हैंस सेलिये ने, और उन्होंने बताया कि जब इंसान किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होता है तो हमारी बॉडी जो रिएक्ट करती है वो 3 स्टेजेस में करती है। इस मॉडल का नाम है जनरल अडाप्टेशन सिंड्रोम। ये बहुत सारा लिखा हुआ है टेक्स्ट, अगर मैं आपको इसको इमेज की हेल्प से समझाऊँ तो आपके लिए इजी हो जाएगा। सो गिव मी अ मिनट। हैंस सेलिये ने एक स्ट्रेस का मॉडल प्रपोज किया, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि जब इंसान किसी स्ट्रेसर से किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होता है तो उसकी एक बॉडी एक नॉन स्पेसिफिक वे में रिस्पॉन्स करती है, और उस नॉन स्पेसिफिक वे को हम जनरल अडाप्टेशन सिंड्रोम कहते हैं। तो इसको इस इमेज की हेल्प से समझते हैं। सबसे पहला, हमारी बॉडी जब भी किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से एक्सपोज होती है तो वो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को एक्टिवेट कर देती है, हमें उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से डील करने में हेल्प करने के लिए। उसके बाद हमारी बॉडी में चेंजेस आने लग जाते हैं, जैसे हमारी हार्ट बीट बढ़ने लग जाती है, हमारी पल्स रेट बढ़ने लग जाती है, ठीक है। फिर आती है दूसरी स्टेज को बोलते हैं रेजिस्टेंस स्टेज। इसमें हमारी बॉडी स्ट्रेसर को अडाप्ट करने की कोशिश करती है ताकि हम उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन को समझने लग जाए और हमारी जो बॉडी है उस स्ट्रेस से डील करने के लिए वो रेडी हो जाए। इसके लिए हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो सेकंड स्टेज में हमारी बॉडी एनर्जी यूटिलाइज़ करना शुरू कर देती है, ठीक है।
क्योंकि हमें उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन को मेंटेन करना होता है ना, उसको अडाप्ट करने के लिए हमारी बॉडी को एनर्जी तो चाहिए होगी ना। फिर अगर वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन लंबे समय तक रहती है तो इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी को उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन को अडाप्ट करने के लिए और एनर्जी की ज़रूरत होगी। और जब अगर वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन लंबे समय तक रह गई तो क्या होगा। तो हैंस सेले का ये जो मॉडल है ये किसी स्ट्रेस की ड्यूरेशन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। उनके अकॉर्डिंग अगर कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन बहुत ज़्यादा लंबे समय तक रहेगी तो हमारी बॉडी एनर्जी कंज्यूम करते करते थक जाएगी, हम थक जाएंगे, हमें कोई बीमारियां होने लग जाएगी। तो यही है जनरल अडाप्टेशन सिंड्रोम। दिस जनरल अडाप्टेशन सिंड्रोम मॉडल इट सीम्स लाइक एन इफेक्टिव स्ट्रेस मॉडल बट देयर आर सम लिमिटेशन। इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि दैट इट ओनली फोकसेस ऑन द फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ आवर बॉडी टुवर्ड्स स्ट्रेस। ये सिर्फ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, हमारे बॉडी की फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स को ही कंसिडर करता है, उसी पर फोकस करता है। ये साइकोलॉजिकल और कॉग्निटिव रिएक्शन जो हमारा बॉडी का है स्ट्रेस की तरफ, उस पे फोकस ज़्यादा नहीं करता। फिर एक और रीज़न आता है द ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर टू स्ट्रेस में ऑल्सो प्ले अ रोल। अब ये जो ड्यूरेशन है ना, जो इस मॉडल का सबसे बड़ा फैक्टर है, वो भी एक रोल प्ले कर सकता है। कैसे? देखो, ड्यूरेशन, इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेशन देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। फर्स्ट इज़ अक्यूट। अक्यूट स्ट्रेस वो होता है विच रिमेन्स फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, पर इसकी जो इंटेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। अक्यूट स्ट्रेस का सबसे अच्छा एग्जांपल है कोई एग्ज़ाम, जैसे एग्ज़ाम से पहले या फिर इंटरव्यू से पहले हम थोड़ा स्ट्रेस एक्सपीरियंस करते हैं, पर जब हमारा इंटरव्यू और एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है तो उसके साथ वो स्ट्रेस भी ख़त्म हो जाता है, राइट। अक्यूट स्ट्रेस के बिल्कुल अपोजिट होता है क्रोनिक स्ट्रेस। क्रोनिक स्ट्रेस वो टाइप ऑफ स्ट्रेस होता है जो एक लॉन्गर ड्यूरेशन तक रहता है। अब क्योंकि ये लॉन्गर ड्यूरेशन तक रहेगा तो इसके हमारे बॉडी पे इफ़ेक्ट नेगेटिव, डेट्रीमेंटल का मतलब नेगेटिव, जो हमारे लिए अच्छे ना हो, वैसे इफ़ेक्ट हमारी फिजियोलॉजी पर ज़्यादा होंगे। क्रोनिक स्ट्रेस का एग्जांपल होगा कोई वायलेंट रिलेशनशिप, पॉवर्टी, ये कुछ ऐसे एग्जांपल है जो क्रोनिक स्ट्रेस को डिनोट करते हैं। इसके बाद आता है कॉग्निटिव अप्रेजल मॉडल। अब इसको मैं आपको एक इमेज के हेल्प से अच्छे से समझाती हूँ। तो लज़ारस ने कॉग्निटिव अप्रेजल मॉडल ऑफ स्ट्रेस को इनिशिएट किया। उन्होंने इस मॉडल को प्रपोज़ किया। उन्होंने समझाया कि हमें स्ट्रेस किसी इवेंट की वजह से या किसी भी एक्सटर्नल रीज़न की वजह से नहीं होता, बल्कि स्ट्रेस डिपेंड करता है कि हम इंसान उस सिचुएशन को कैसे सोचते हैं और कैसे उसको समझते हैं। इस मॉडल के अकॉर्डिंग जब भी कोई इंसान किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से एक्सपोज किया जाता है तो सबसे पहले वो इंसान पहले तो उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन को देखता है, प्राइमरी अप्रेजल करता है। प्राइमरी अप्रेजल का मतलब इवैल्यूएट करना। पहले हमारी बॉडी प्राइमरी इवैल्यूएट करके ये देखती है कि क्या वो सिचुएशन थ्रेटफुल है या नहीं। अगर हमारी बॉडी को वो सिचुएशन थ्रेटफुल लगती है तो हमारी बॉडी दूसरा अप्रेजल करती है, दूसरा इवैल्यूएशन करती है, जिसको सेकेंडरी अप्रेजल कहते हैं। सेकेंडरी अप्रेजल में हमारी बॉडी ये देखती है कि उस सिचुएशन से लड़ने के लिए, वो जो थ्रेटफुल है या चैलेंजिंग है, हमारे पास रिसोर्सेज है या नहीं। वो रिसोर्सेज कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि हमारे पास कोई स्किल होना, टाइम होना, एनर्जी होना, पैसे होना, ये रिसोर्सेज। अगर इवैल्यूएशन के बाद हम देखते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं हैं तो हम स्ट्रेस एक्सपीरियंस करेंगे। और अगर हमें लगता है कि हमारे पास रिसोर्सेज है उस सिचुएशन से डील करने के लिए, सो दैट पर्सन वुड बी लेस लाइकली टू एक्सपीरियंस स्ट्रेस। क्यों? क्योंकि उसके पास तो रिसोर्सेज है ना उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से डील करने के लिए। हमारी बॉडी उस सिचुएशन को फिर से असेस करती है और जब कुछ भी थ्रेटनिंग नहीं लगता तो हमारी बॉडी फिर उसी ऑप्टिमल लेवल पर आ जाती है। तो सपोज स्ट्रेसफुल सिचुएशन ये है कि आपको कल एक प्रेजेंटेशन देनी है। अब आप प्राइमरी अप्रेजल करोगे, मतलब प्राइमरी इवैल्यूएशन। आप देखोगे कि क्या ये सिचुएशन थ्रेटफुल है, ये चैलेंजिंग है, ये हार्मलेस है। अगर आपको इन तीनों में से कोई एक चीज़ लगती है कि ये चैलेंजिंग नहीं है या फिर ये हार्मलेस नहीं है तो आप सेकेंडरी अप्रेजल करोगे। सेकेंडरी अप्रेजल में आप ये देखोगे कि उस प्रेजेंटेशन को देने के लिए आपके पास इनफ सोर्सेज है, आपके पास स्किल है, कॉन्फिडेंस है, आपके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है। अगर आपके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल वगैरह होगी तो in that case you would be less likely to experience stress. Whereas on the other hand, अगर आपको लगा कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं, आपके पास इनफ स्किल्स नहीं है और आप इस सिचुएशन को, इस प्रेजेंटेशन को नहीं दे पाओगे, so in this situation you would be more likely to experience stress. Next is person environment fit model.
इसका मतलब हम स्ट्रेस इसलिए एक्सपीरियंस करते हैं क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में किसी चीज़ को फुलफ़िल करने के लिए जो डिमांड है और उसको फुलफ़िल करने की जो हमारी एबिलिटी है उसमें फ़र्क है। लेट मी एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ एग्ज़ाम्पल। एक कंपनी में एक एम्प्लॉय है और उसको एक प्रेजेंटेशन देनी है अपनी कंपनी में किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग। अब अगर उस इंसान के पास एबिलिटीज़ हैं, उसके पास कॉन्फिडेंस है, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स है, तो वो उस प्रेजेंटेशन को अच्छे से दे पाएगा एंड देयरफॉर ही विल बी लेस लाइकली टू एक्सपीरियंस स्ट्रेस। बट ऑन द अदर हैंड अगर कोई दूसरा इंसान है या फिर अगर उसी इंसान पर ज़्यादा डिमांड पुट कर दी जाए, उससे कहा जाए कि आपको इसमें एआई भी डालना है, आपको इस प्रेजेंटेशन में एआई जनरेटेड इमेजेस भी डालनी है और एनीथिंग जो कि उस इंसान की कैपेबिलिटीज़ से बियॉन्ड है, तो इस सिचुएशन में वो इंसान ज़्यादा स्ट्रेस एक्सपीरियंस करेगा ना, राइट। इस मॉडल का मतलब ही यही है कि इंसान स्ट्रेसफुल तब एक्सपीरियंस करता है जब उसके पास इनफ एबिलिटीज़ नहीं होती पर उसके ऊपर जो डिमांड है, एक्सटर्नल डिमांड, वो ज़्यादा होती है और उसकी एबिलिटीज़ और इन डिमांड के बीच में जो गैप की वजह से ही वो इंसान स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस करता है। उसके बाद आती है साइकोडायनामिक थ्योरी। इस थ्योरी को बुक की लैंग्वेज में बहुत ही वियर्ड तरीके से समझा रखा है, पर मैं आपको ईजी लैंग्वेज में समझाती हूँ। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अ पर्सन इज़ लाइकली टू एक्सपीरियंस स्ट्रेस बिकॉज ऑफ अनकॉन्शियस थाट। क्या होता है ना कि हमारे अनकॉन्शियस माइंड में जो थॉट्स होते हैं उनमें एक कन्फ्लिक्ट हो जाती है, हमारे अनकॉन्शियस फीलिंग में कन्फ्लिक्ट हो जाने के कारण हमें स्ट्रेस एक्सपीरियंस होता है। या फिर हमें स्ट्रेस इसलिए एक्सपीरियंस होता है क्योंकि हमें कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा था, बचपन में हमारे साथ कुछ ऐसी सिचुएशन हुई थी जिसका ट्रॉमा अभी तक हमारे साथ रह गया है। तो इन अनकॉन्शियस फीलिंग में जो कन्फ्लिक्ट है और ये जो ट्रॉमा है, इसके कारण हमें स्ट्रेस ज़्यादा हो सकता है। इसको एक एग्जांपल की तरह समझते हैं। जैसे कि एक स्टूडेंट है जो अपने एग्ज़ाम के टाइम पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस करता है, एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस करता है। अब ये कुछ हर कोई स्टूडेंट करता है पर इतना ज़्यादा कोई नहीं करता। तो साइकोडायनेमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग वो स्टूडेंट ऐसा इसलिए एक्सपीरियंस कर सकता है क्योंकि उसको बचपन से क्रिटिसाइज़ किया जाता हो, मे बी बचपन में उसके पेरेंट्स उसको क्रिटिसाइज़ करते हों कि उसको अच्छे मार्क्स लाने चाहिए, या फिर उस बच्चे पे कोई अनकॉन्शियस फोर्स हो या फिर कोई प्रेशर हो कि उसको अच्छे मार्क्स लाने हैं अपने एग्ज़ाम में, क्योंकि ये एक आइडियल चीज़ है। हर आइडियल एक बच्चे को इस सोसाइटी में फ़िट होने के लिए अच्छे मार्क्स लाना ज़रूरी है। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एक इंसान एक्सपीरियंस 2 कारणों की वजह से करता है। वो है सबसे पहले ट्रॉमा, कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा, या फिर हमारे जो अनकॉन्शियस फीलिंग है उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो जाने की वजह से। दूसरी बात इसमें ये बताई गई है कि हम जितना स्ट्रेस एक्सपीरियंस करते हैं, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन आवर टाइप ऑफ पर्सनैलिटी। तो क्या होता है ना, हमारी एक ईगो आइडियल होती है और एक सेल्फ इमेज होती है। ईगो आइडियल वो हमारी वो इमेज होती है जो हम बनाना चाहते हैं, और सेल्फ इमेज वो होती है जो हमारी अभी इमेज है। जब इन दोनों के बीच में फ़र्क होता है ना, तो हमें स्ट्रेस ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। जैसे कि एट द एज ऑफ 23 आप चाहते होंगे कि आपके पास एक बंगला हो, एक लग्जूरियस कार हो, ये सब हो, लेकिन करंटली आप उसको वो सब अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो ड्यू टू सम रीज़न। अब क्यों इन दोनों चीज़ों की वजह से, इन दोनों इमेजेस में जो डिफरेंस है उसकी वजह से आप स्ट्रेस एक्सपीरियंस कर रहे हो। साइकोडायनामिक थ्योरी ये समझाती है कि आप स्ट्रेसफुल इसलिए एक्सपीरियंस करते हो क्योंकि इन दोनों जो इमेज है, जो आपकी सेल्फ इमेज है और एक जो आइडियल इमेज है, उसके बीच में फ़र्क है। फिर आती है जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरी। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल एज इट्स नेम सजेस्ट, सबसे पहले जब भी आपका एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन है उसको उसकी हेडलाइन के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करना। हेडलाइन में कभी कभी आंसर छिपा होता है, तो ये कोशिश करना कि आप हेडलाइन से अपने आंसर निकालने की कोशिश करो। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरी का मतलब हम स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस करेंगे, ये डिपेंड करता है हमारे जेनेटिक्स पे। अगर हमारे परिवार में ये फैमिली से चलता आ रहा है, यू हैव इनहेरिटेड इट फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स और फ्रॉम योर ग्रेट पेरेंट्स, उनको भी यही बीमारी थी कि कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती थी तो वो स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस करते थे, तो चांसेस ज़्यादा है कि आप भी स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस करोगे। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरी हमारी सिर्फ जेनेटिक्स प्रपोजिशन पे ही फोकस करती है, लेकिन जो डायथी स्ट्रेस मॉडल है वो क्या कहता है
डायरेक्टली स्ट्रेस मॉडल ये कहता है कि हम स्ट्रेसफुल तब एक्सपीरियंस करते हैं जब हमारे अंदर ये जेनेटिक्स वाला फैक्टर होता है और उसमें इन्वायरमेंटल भी एक रोल प्ले कर देता है। जैसे कि एक इंसान को ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, वो उसकी जेनेटिक ब्रीथिंग प्रॉब्लम है। अब क्या होता है कि वो इंसान जब भी किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से एक्सपीरियंस करता है तो उसकी जो ब्रीथिंग प्रॉब्लम है वो एक्सेलरेट हो जाती है, वो और ज़्यादा ब्रीथिंग प्रॉब्लम एक्सपीरियंस करने लग जाता है। लेकिन जब कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन नहीं होती तब भी वो ब्रीथिंग प्रॉब्लम उस इंसान को रहती है। क्यों? क्योंकि वो प्रॉब्लम उसकी जेनेटिक में है। तो ये क्या हो रहा है, ये इस मॉडल के अकॉर्डिंग हमारा स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस करना सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि हमें वो जेनेटिक ही मिला है, वो इस बात पर भी डिपेंड करता है कि हमारी सिचुएशन क्या है, हम जो हमारा इन्वायरमेंट है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, उसमें क्या हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।